तो हम बात कर रहे थे पित्त के साथ कैसे आम का संबंध हो सकता है। तो पित्त का गुण है एक द्रव गुण, उसकी वजह से अगर वो बढ़ जाता है ज्यादा, है ना, तो उसकी वजह से ये चीज हो सकती है। बाकी स्कोर कैसे समझना है तो अभी हम निदान पंचक की बात करेंगे आगे। तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और समझना है उसको, अंशांश कल्पना वगैरह संप्राप्ति के अंदर क्या होती है। तो वहां डिस्कशन होगा इसके बारे में। आगे चलिए। सीधे याद रखना इसको भी, अगेन ये चीज भी अपने माइंड से है कि लोग कैसे व्याख्या करते हैं, लेकिन आपको सीधा जो नंबर लिखा है याद करना है। स्नेहन के 1 दिन बाद वमन कराना है और 3 दिन बाद विरेचन कराना है। सीधी सी बात ये है, सवाल बनेगा तो इससे ही बनेगा। तो स्नेहन के 1 दिन बाद वमन और 3 दिन बाद विरेचन देना है। वमन विरेचन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन सुदन कराना है। मतलब आपने वमन करा दिया, तो अभी ऐसा नहीं कि भाई मैं करा चुका था पहले स्नेहन सुदन, इसको तो दोबारा से भी कराना है उसको स्नेहन सुदन, है ना, फिर उसको विरेचन कराना है। तो ये है कि बीच बीच में स्नेहन सुदन कराते हैं। और जब लास्ट एक बार कर लोगे आप सारी प्रोसेस अपनी, तो लास्ट में स्नेहन कराना बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी आप संशोधन चिकित्सा करते हो तो वहां लास्ट में आके हम लोग स्नेहन कराते हैं। इसका लॉजिक पूछ लेते हैं लोग कि क्यों ऐसा है कि लास्ट में स्नेहन कराया जाता है दोबारा। तो इसका कारण है कि आप जब संशोधन करते हो तो शरीर में धातुओं का क्षय होता है। लिख लो एक पॉइंट यहाँ पे, चलो लिखो, वात वृद्धि का कारण। वाघभट ने बताया है, वात वृद्धि के 2 कारण बताए हैं। तो वात वृद्धि का कारण या के कारण एक है धातुशय, और दूसरा है मार्ग आवरण। ठीक है, वायु को कोई मार्ग रोकता है ना, तो वायु और ज्यादा तेज गति से, मतलब कोशिश करती है कि जाएगी वापस टकरा के लौटेगी, फिर और ज्यादा वेग से आएगी। ठीक है, तो बढ़ती भी जाती है, उसका वेग बढ़ता जाता है, वायु बढ़ती जाती है। तो मार्ग अवरोध, और दूसरा है धातुशय। तो क्योंकि यहाँ धातुशय होगा, आप जब पंचकर्म कराते हो, चलो एक और पॉइंट लिखो। लिखो पंचकर्म के नाम, लिखो क्या क्या होता है। लिखो पंचकर्म के नाम 500 चीज हो गए। वमन, विरेचन, 2 प्रकार की बस्ती, अनुवासन और आस्थापन, और लास्ट लिखो शिरोविरेचन या नस्य, जो कहना चाहो। ठीक है, तो ये पंचकर्म होते हैं। सर इन रिपीट कर दो प्लीज। वमन, विरेचन, बस्ती, बस्ती में ब्रैकेट में लिखना, 2 तरह की होती है, मतलब एक आस्थापन और एक अनुवासन। पहले अनुवासन लिखना, अनुवासन और आस्थापन, ऐसा। और लास्ट लिखो सर ये श्रो। वाक वृद्धि का अनुवाद आपने बताया था। हाँ। वाक वृद्धि के कारण सर दो हाँ, बताया ना आपने। वाग्भट, वाग्भट क्या वो, ठीक करेक्ट है। है। ठीक है ना, तो बस्ती 2 प्रकार की और लास्ट शिरोविरेचन, तो ये 5 चीजें हो गई पंचकर्म के अंदर। तो एक सवाल पूछता है कि पंचकर्म में से कौन सी ऐसी चिकित्सा है जो अपतर्पण चिकित्सा नहीं है। बाकी सारी अपतर्पण चिकित्साएं हैं, लेकिन अनुवासन बस्ती क्योंकि वो स्नेह के साथ दी जा रही है, तो वो अपतर्पण चिकित्सा नहीं है एक तरीके से। ठीक है ना, तो याद रखना इस बात को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब पंचकर्म करा रहे हो तो इन जनरल यही माना जाता है कि आप क्या करा रहे हो, आप शुद्धि करा रहे हो, शरीर की धातुओं का क्षय होगा। भाई वमन होगा, विरेचन होगा, ठीक है, शिरोविरेचन होगा, निरुबस्ती होगी। तो ये सारी चीजें धातु क्षय करती हैं। तो वो धातु क्षय में वायु बढ़ेगी। वायु बढ़ के कोई रोग ना कर दे वात से होने वाले, उसको रोकने के लिए हम लोग लास्ट में आके स्नेहन जरूर कराते हैं। तो ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है। इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट आता है, मतलब 2-3 कॉन्सेप्ट है, मैं सारे बोल रहा हूँ आपको, आगे आएंगे तो डिस्कस नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब किसी को बस्ती देते हो, अगर आप, हम आगे क्रम पढ़ेंगे बस्तियों का और टाइप पढ़ेंगे, तो वहां आप देखोगे शुरुआत में ना अनुवासन बस्ती दी जाती है, उसके बाद निरूह बस्ती दी जाती है। तो उसका भी लॉजिक यही है कि जब शुरू में आप अनुवासन बस्ती देते हो ना, तो वात जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वायु जब बढ़ता है तो अवरोध उत्पन्न कर देता है ना, चीजों को रोक देता है। तो उस बढ़े हुए वात को जीतने के लिए पहले आप अनुवासन बस्ती देते हो, उसके बाद निरूह बस्ती देते हो। भले ही आपको निरूह देनी थी, लेकिन फिर भी आप अनुवासन देते हो पहले। हाँ, कुछ कह रहे हैं बेटा? पूजा कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। माइक ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि मान लो कि आप निरूह बस्ती देना चाहते हो किसी को, लेकिन उसके पहले भी आप देखोगे कि अनुवासन बस्ती दी जाएगी। आप देखोगे लास्ट में भी अनुवासन बस्ती दी जाएगी वहां भी। तो उसका लॉजिक भी यही है कि शुरुआत में इसलिए देते हैं हम लोग अनुवासन बस्ती निरूह के पहले, कि जो वात है बढ़ा हुआ ज्यादा अगर, तो ऐसा ना हो कि निरूह बस्ती को अपना काम ही ना करने दे। निरूह बस्ती का काम है कि मलों को लेके आ जाना, मान लो।
ठीक, वो आएंगे ही नहीं क्योंकि वाद बढ़ा हुआ है पहले से, पता चला नेहरू बस्ती भी रुक गई अंदर। फिर लास्ट में देते हैं अनुवासन बस्ती, तो उसका लॉजिक ये है कि जो वाद बढ़ गया है धातु क्षय होने से, तो उससे कोई समस्या ना हो, उसके लिए। ठीक। तीसरी जगह एक सवाल पूछा जाता है कि हम जो क्रम पढ़ते हैं पंचकर्म का, मान लो कि वमन विरेचन, ऐसे ही क्यों बोलते हैं हम लोग वमन विरेचन, हम ऐसा क्यों नहीं बोलते विरेचन वमन, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। तो उसका भी लॉजिक है कि पहले वमन ही कराया जाता है, उसके बाद विरेचन कराता है। ठीक, क्यों? क्योंकि वमन कब होता है अच्छा, जब कफ दोष शरीर के अंदर बढ़ा हुआ हो। विरेचन कब होता है अच्छा, जब शरीर में कफ दोष कम हो, या फिर कह लो जब शरीर के अंदर पित्त बढ़ा हुआ हो। ठीक है, चरक ने दोनों स्टेटमेंट दिए हैं कि कफ की अधिकता होगी तो सुखपूर्वक वमन होगा, कफ की कमी होगी तो सुखपूर्वक विरेचन होगा। मतलब क्या है वो समझ लो। मतलब यह है बेटा कि मान लो कि आपको किसी व्यक्ति को विरेचन कराना था। विरेचन में कौन सा दोष निकलता है सब जानते होगे उतना, कौन से दोष के लिए कराते हैं मेनली? मेनली बताओ। पित्त दोष। पित्त के लिए। पित्त पित्त और वमन मेनली कौन से दोष के लिए कराते हैं? कफ कफ। कफ कफ दोष के लिए। अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो आपको क्या लगता है कौन सा दोष संभावना है कि बढ़ा हुआ है उसके शरीर में? कफ दोष। कफ 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 बढ़ा हुआ है, तो इतना सबको क्लियर है। अब मेरी बात समझ लो, माइक ऑफ कर लो। तो देखो ऐसा है कि मान लो आपको किसी को विरेचन कराना है, कोई व्यक्ति डिजीज है, बीमार है। और बीमार का मतलब हम जनरली ये मान लेते हैं कि उसको अग्नि मानते तो होगा ही होगा। आगे बहुत सारे श्लोक मिलेंगे आपको कि सभी बीमारियों की जो जड़ है वो है मंदाग्नि। मंदाग्नि होगी तो आम बनेगा। आम यानी कफ के जैसा होता है, तो आम और कफ एक जैसे ही होता है लगभग। ठीक है। अब मेरी बात समझोगे। तो मान लो आपको विरेचन कराना था, व्यक्ति बीमार है इसीलिए विरेचन करा रहे हो, यानी कि अग्नि मानदेय भी होगा उसको। आपने उसको मेडिसिन दी, उसके शरीर में कफ भी बढ़ा हुआ है, तो आपने मेडिसिन दी, उस बढ़े हुए कफ की वजह से क्या होगा, या तो मेडिसिन का डाइजेशन ही नहीं होगा प्रॉपर, अग्निमांदे की कंडीशन है वैसे भी, तो वैसे भी डाइजेस्ट ही नहीं होगी मेडिसिन, तो विरेचन हो जाए उसको। दूसरी बात है, ऐसा भी हो सकता है कि कफ क्योंकि बढ़ा हुआ है ऑलरेडी काफी, कि उसको वमन हो जाए, क्योंकि विरेचन करा रहे होगे। तो विरेचन के द्रव्य कैसे होते हैं, मधुर होते हैं, है ना। कोई घृत होता है जनरली कि भाई ये घृत दे दो, या फिर मधुर चीजें होती हैं जिनसे विरेचन कराया जाता है। ठीक। तो वो कफ को बढ़ाएंगी। कफ पहले से बढ़ा हुआ है, आपने मेडिसिन दी, पता चला वमन हो गया, कराने वाले थे आप विरेचन। ठीक है। तो क्या कराया जाता है कि आपको विरेचन भी अगर कराना है तो पहले आप वमन करा दो। आपने वमन करा दिया, वो कफ निकल गया। ठीक है। अग्नि मानदेय की जो कंडीशन है वो भी लगभग खत्म हो गई है। अब आप मेडिसिन दोगे विरेचन के लिए, वो भले ही थोड़ा बहुत कफ को बढ़ाएगी भी, वो इतना नहीं बढ़ेगा कि व्यक्ति को वमन हो जाए, या जो मेडिसिन ले रहा है वो डाइजेस्ट ना हो। ठीक है। तो फिर वो मेडिसिन जाके आराम से काम करेगी अपना, उसको विरेचन हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इनमें जो मैंने चीजें कही अभी? याद रखना सब्जेक्टिव के अंदर इन चीजों पे सवाल आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे एक्सप्लेन करा ले। ठीक है, आगे देखिए। तो अब यहाँ देख रहे हो आप, स्नेहन के एक दिन बाद वमन करना है और 3 दिन बाद विरेचन देना है। वमन विरेचन आदि कर्मों के बीच बीच में स्नेहन स्वेदन कराना है, और अंत में स्नेहन का प्रयोग कराना है। यहाँ पर कुछ पेया लिखी हैं, इनको ध्यान से देख लो। मेन इनमें सवाल जो आता है कि फंक्शन क्या है, ठीक है, तो वो ध्यान से देखना। तो एक क्या है, पंच प्राशृत की पेया। तो इसमें 5 चीजें हैं, घी तेल वसा मज्जा और तंडुल यानी चावल। तो वो सब एक एक प्रसरत की मात्रा में है। 5 चीजें एक एक प्रसरत, तो इसका नाम हो गया पंच प्रासृत की पेया। क्या काम करती है ये, सद्य स्नेहन यानी तुरंत ही स्नेहन करा देगी। आजकल नया कल्चर चल रहा है कि लोग सद्य विरेचन लेते हैं, इतना टाइम नहीं किसी के पास कि 7 दिन स्नेहन कराओ, ये सब चीजें कराओ। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, तुरंत ही कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी करा दो सर, कि छुट्टी नहीं मिलेगी 3 दिन 5 दिन, तो ऐसी कंडीशन में ये सद्य स्नेहन करने वाली पंच प्राशृत की पेया है। चारों स्नेह यानी घी तेल वसा मज्जा, बदर और त्रिफला, तो इनसे सिद्ध की हुई जो पेया है, वो क्या काम करती है, तो योनि व्यापद और शुक्र दोषों में हित कर, इसको याद रखेंगे। मेनली ये बदर त्रिफला सिद्ध करके आप याद रख लो। तो क्या होगा इससे, योनि व्यापद और शुक्र दोषों में हित कर है। एक ये सवाल पूछ लेते हैं कि लवण के साथ ही स्नेह का प्रयोग क्यों कराते हैं? आप जब कोई स्नेह देते हो ना, इवन बस्ती भी हम बनाते हैं, अगर बस्ती द्रव्य जब तैयार करते हैं तो वहां भी स्नेह यूज किया जाता है, उसके साथ लवण यूज किया जाता है। तो पूछते हैं ये नमक क्यों साथ में इस्तेमाल कर रहे हैं स्नेह के? तो उसका कारण है कि ऐसा करने से सद्य स्नेहन हो जाता है, मतलब बहुत शीघ्रता के साथ स्नेहन हो जाएगा। याद रखोगे।
नेक्स्ट आ जाओ। संशमन द्रव्यों में आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। संशमन द्रव्य आकाश महाभूत की प्रधानता आपको याद है, एक ही द्रव्य मैंने अब तक पढ़ाया आपको स्पेशली, संशमन गुरुजी द्रव्य में गुरुजी गुडुचे। गुरुजी। ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हो वामक द्रव्यों की भूमि, उसमें कह रहे हैं आकाश महाभूत भी होता है, भी होता है वो ऐसा है। वामक द्रव्यों में वायु और अग्नि होते हैं, और वामक द्रव्यों की भूमि जो है उनमें आकाश महाभूत भी साथ में होता है, ऐसा करके याद करना है, इसको प्लस लगा लेना कि आकाश प्लस वायु अग्नि। और वामक द्रव्यों में वायु और अग्नि, रहने दो, सुश्रुत के अनुसार है। ये देख सकते हो चरक ने भेषजागार का उल्लेख कहाँ किया। तो कल्प एक के अंदर, हम पढ़ेंगे कल्प और सिद्धि, तो कल्प एक के अंदर भेषजागार का उल्लेख। चरक ने कहा कि उत्तर दिशा की औषधियां ग्रहण करनी चाहिए। औषधियां उत्तर दिशा अच्छी मानी गई है औषधियां लेने के लिए। ठीक है। चरक कह रहे हैं जब मेडिसिन आपको तोड़नी है, तो आपका फेस जो है वो पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, तो मेडिसिन उत्तर दिशा की ओर लेनी है। और आपका फेस किधर हो जिस समय तोड़ रहे हो उसको, तो पूर्व या उत्तर की ओर। तो आपने अक्सर सुना होगा जैसे कि रात के समय ये नहीं तोड़ते हैं फूल पत्ते, कोई तोड़े तो मना कर देते हैं लोग, है ना, तो रात में सूरज नहीं निकलेगा वैसे भी। तो पूर्व दिशा से मतलब है कि सूर्य की दिशा में, कहने का मतलब है उस तरह से, तो दिन में ही हो पाएगा काम। तो पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके मेडिसिन को तोड़ना चाहिए। नेक्स्ट चलोगे, शारंगधर सभी औषधियां सरस और शरद ऋतु में लेनी चाहिए। देख लो इसको भी, शारंगधर क्योंकि आपके सिलेबस में है, और ये पॉइंट सिर्फ पंचकर्म से रिलेटेड नहीं है ना, ये तो जनरल पॉइंट्स है, पता होने चाहिए आपको। तो शारंगधर कहते हैं कि सभी औषधियां एक तो सरस अवस्था में, सरस का मतलब होता है जब फ्रेश हो, उनमें रस हो, आर्द्र, और शरद ऋतु में ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन वमन और विरेचन की जो मेडिसिन है वो बसंत ऋतु के अंत में ग्रहण करनी चाहिए, बसंतांत, बिल्कुल याद रखना कि शारंगधर सभी औषधियां सरस और शरद ऋतु में, लेकिन वमन और विरेचन औषधियां बसंत ऋतु के अंत में। नेक्स्ट देख रहे हो, चरक के अनुसार लिखा हुआ है कौन सा पार्ट है पौधे का वो कब एकत्रित करना है अगर आप मेडिसिन में यूज करना चाहते हो, तो रट लेंगे इसको बिल्कुल। तो यहां देख रहे हो मूल, कहाँ कहाँ, शिशिर और ग्रीष्म के अंदर। तो हम लोग याद रखते हैं कि सर्दियां और गर्मियां, उनमें जो है मूल लेना है, जड़ लेनी है, शिशिर और ग्रीष्म के अंदर। ठीक है। फिर दोनों बा वाले देख रहे हो, बसंत और वर्षा, उनमें लिखे हैं शाखा और पत्र। ठीक है, शाखा और पत्र। पीछे धूमपान के टाइप आपको याद कराए थे, BSP करके, ध्यान अगर आ रहा होगा कुछ लोगों को, वैचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक। एक सवाल कर लो तो पता चलेगा कितना याद है। सोनल, सर। मृदु वाला कौन सा धूमपान है इन तीनों में से जो मैंने नाम लिए? सर स्नेही। स्नेहिक। और प्रायोगिक का अन्य नाम क्या है? सर दो तीक्ष्ण। सर मध्यम मध्यम। मध्यम होगा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो वहां भी हमने बसपा करके याद किया था, तो वैसे यहाँ भी याद कर सकते हो। दोनों बी वाले जो हैं, चाहे बसंत हो चाहे वर्षा हो, तो आगे बस पा मतलब जो पार्टी है यूपी में, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके नाम पे याद कर सकते हो। तो बसपा, तो बा से मतलब बसंत और वर्षा, और सपा आगे जो है, तो वो सा से मतलब शाखा, और पा से पत्र, तो दोनों एक साथ याद हो जाता है बसंत और वर्षा के अंदर। नेक्स्ट लिखिए शरद ऋतु। तो शरद में हम याद रखते हैं शरद छींकता है, उसको छींक आ रही होंगे, स्नीजिंग, छींकता है, शरद छींकता है, छींकता मतलब क्षीर, कंद और त्वचा। तो शरद छींकता है, क्षीर, कंद और त्वचा। और हेमंत, हेमंत सारा कुछ ले जाता है, सारा जो भी था वो हेमंत ले गया। तो हेमंत सार, सारा मतलब सार, वृक्षों का सार, अगर किसी का चीज, जैसे बीजक का सार यूज होता है, तो वो हेमंत ऋतु के अंदर। क्लियर? ये याद रखोगे। आगे राज निघंटु सुश्रुत भी है, वो मैं आपसे नहीं कह रहा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी जिन लोग की और तैयारी हो वो याद कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसको याद रखना। शिशिर और ग्रीष्म में मूल, बसंत वर्षा में शाखा पत्र, शरद में शीर, कंद और त्वक, हेमंत में सार। आगे आ जाएंगे। ये काश्यप वगैरह के अनुसार है, तो ये भी आपको नहीं देखना है, इसमें नहीं जाएंगे। ये पॉइंट देख सकते हो जरूर कि यवागु और यूज जो बनाया जाता है, तो यवागु शुभ धान्यों से बनाया जाता है,
और यूश शमी धान्य से बनाया जाता है। मतलब यवागु जो है वो राइस से कह लो बनाया जाएगा, और यूश जो है वो दालों से बनाया जाएगा, मतलब ये है कहने का। तो यवागु शुभ धान्य निर्मित, वर्ड बिल्कुल याद रखोगे, और यूश शमी धान्य निर्मित होता है, शमी धान्य से बनाया जाता है। आगे देखें। आपके में जो नहीं है उस पर हम फोकस नहीं कर रहे, रुक नहीं रहे, फालतू की चीजें हैं, आपके लिए नहीं है जरूरी है। ये देख लो, एक योग का नाम लिखा हुआ है, सिंहनाथ गुगलू। ठीक है, आमवाद में यूज करते हैं इसको, सिंहनाथ गुगलू इनामवाद। तो इसके द्रव्यों में त्रिफला है, गंधक है, गुगलू पड़ा हुआ है, एरंड तेल मुख्य द्रव्य है इसके अंदर। दंडपाणी नामक आचार्य ने बनाया था, ऐसा चक्रवृत्त में उल्लेख मिलता है। ठीक है, मतलब चक्रपाणी ने ऐसा लिखा है कि भैया दंडपाणी आचार्य का बनाया हुआ योग है, सिंहनाथ गुगलू। आम बात में यूज करते हैं इसको। कंटेंट्स के अंदर त्रिफला है, गंधक, गुगलू, एरंड तेल। इस बार एग्जाम में इस पे सवाल आया था, एक पॉइंट वहां कुछ और दिया हुआ था इसका, जो हम नहीं पढ़ते। याद है किसी को? कुछ एक पॉइंट और पूछा था इस बार, सिंहनाथ गुगलू का ही। किसी को याद नहीं? चलो मैं बता दूंगा बाद में देख के, फिलहाल आगे चलते हैं। आगे लिखा है एरंड तेल की उत्तम मात्रा कितनी है। तो 5 पल, मतलब इसकी मैक्सिमम मात्रा आप 5 पल तक यूज कर सकते हो, लगभग 250 ml तक जाती है मात्रा, है ना। तो एरंड तेल 5 पल। दोबारा वही बात लिख दी है, कुछ नया नहीं है। ये श्लोक है, ये भी चरक का नहीं, इसलिए हम देखेंगे नहीं। ये सारे पॉइंट उसमें नहीं आते पंचकर्म के अंदर, ये यहाँ लिखे जरूर है। ये देख सकते हो आप, पीछे पढ़ाए भी होंगे, इसको देख लो चलो एक बार। कि दोषों के विकल्प कितने होते हैं, 62 होते हैं, और रसों के विकल्प 63 होते हैं। सिर्फ नंबर याद कर लेना, रसों के विकल्प 63 और दोषों के विकल्प 62। तो ऊपर जो लिखे हैं वो रसों के संयोग लिखे हैं, वो 57 होते हैं। मैं क्योंकि पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, बाकी पंचकर्म से रिलेटेड नहीं है पॉइंट, ठीक है ना। जिनको नहीं याद करना नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैंने सूत्र स्थान भी पढ़ाया है क्योंकि काफी सारे लोगों को शुरुआत में, तो सर वहाँ। हाँ बोलिए। सर ये रसों की संयोग मैंने पढ़ी नहीं थी, थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देंगे सर इसको तो मुझे। ठीक है, तो इससे बता देता हूँ मैं, माइक ऑफ कर लेंगे। देखो एक बात तो ये जो मैंने कहा अभी, कि वैसे ये टॉपिक में है नहीं आपके पंचकर्म के, लेकिन मैंने पढ़ाया, तो मेरी आदत है, मैं बार बार उन चीज़ों को पढ़ा चुका हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। तो अगर नहीं भी याद करना चाहो चलेगा, लेकिन चलो बता देता हूँ एक बार। देखो यहाँ क्या लिखा है, रसों के संयोग लिखे हैं 57, 57, और नीचे रसों के विकल्प लिखे हैं 63। तो पहले तो इसको समझ लो, 57 और 63 क्यों है। तो बेटा जब संयोग की बात करेंगे तो किसी दूसरे का साथ में मिलना जरूरी है। ठीक है। अब वो कॉम्बिनेशन चाहे दो को मिला के बने, चाहे तीन को, चाहे चार, पांच, छह, सिंगल को कॉम्बिनेशन तो कहोगे नहीं। क्लियर बात है। तो ये इसलिए कम है 6, क्योंकि सिंगल सिंगल जो रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उनको नहीं काउंट किया है। तो जब रसों के विकल्प की बात करोगे वो 6 एक्स्ट्रा हो जाते हैं, क्योंकि वहां सिंगल सिंगल वाले रसों को भी काउंट कर लेते हैं। लेकिन जब संयोग की बात करते हैं तो सिंगल वाले रसों को काउंट नहीं करते। तो सिंगल रस का यहाँ देखो कुछ नंबर नहीं लिखा हुआ। यहाँ जो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, कि 2 रसों के 15 संयोग बनते हैं, तीन तीन रसों के 20 संयोग बनते हैं, 4 रसों के 15 संयोग बनते हैं, 5 रसों के 6 संयोग बनते हैं, और 6 के 6 रस मिला दो एक जगह, ऐसा एक ही संयोग बनेगा, है ना। तो एक संयोग बनता है। तो ये चाहो तो ऐसा नंबर याद कर सकते हो कि 2 रसों के संयोग 15, 3 के 20, 4 के भी 15 है, 2 के 15, 4 के 15, 5 के 6 और 6 का 1। तो ये हो जाते हैं 57, और विकल्प हो जाते हैं 63। तो बस इतनी बात है। दूसरी बात, दोषों के विकल्प लिखे हैं थैंक 62। वेलकम बेटा, आगे देख रहे हो, दोषों के विकल्प 62 लिखे हैं। इसमें मैंने आपको ये कहा था, इतना याद कर लेना, कि 25 वृद्ध दोषों के होते हैं, 25 क्षीण दोषों के, इन दोषों के बढ़ने से 25 कॉम्बिनेशन बनते हैं अलग अलग, 25 कॉम्बिनेशन दोषों के क्षीण होने से बनते हैं, और 12 अन्य हैं। ठीक। तो हम क्या करते हैं, कोई से एक 25 को देख लेते हैं कैसे बनते हैं। तो जैसे वृद्ध दोषों के 25 संयोग यहाँ लिखे हुए हैं। तो एक एक दोष के 3 संयोग, दो दो के 9, और तीन तीन दोषों से 13 संयोग बनते हैं टोटल। ऐसा ही वृद्ध में, ऐसा ही क्षीण में 12 अन्य हैं। नहीं याद करना चाहो छोड़, नहीं जरूरी है। दोषों के विकल्प भी वाग्भट के 63 है 62 की जगह, ये भी एक बात है। मगर नहीं याद करना, काम की चीज पे आ जाओ जो आपके लिए जरूरी है। अगली चीज आ जाती है बेटा स्वेदन, ये आपको देखना है, तो आपके काम की बात नहीं थी जो लास्ट में मैंने पढ़ाई कुछ। स्वेदन पे आ जाओ। तो पहली चीज आती है, स्वेदन क्या पैतृक विकारों में कराते हैं। तो देखो इन जनरल आपसे कोई पूछे तो आंसर ना होना चाहिए, तो पैतृक विकारों में नहीं कराते। लेकिन अगर लगे कि हाँ बिल्कुल जरूरी है, कराना ही है, ठीक है, तो उसमें कुछ सावधानियां हैं। तो जैसे कि आप मृदु स्वेद ही कराओगे,
फिर जैसे नेत्रों के ऊपर जनरली अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता, आप जानते हो नेत्र कैसी चीजें हैं कि थोड़ा भी वहाँ गलती बर्दाश्त नहीं होगी, ना तो पेशेंट को ना आपको, दोनों के लिए समस्या है। इसी तरह हृदय प्रदेश है तो वहां जनरली नहीं कराते स्वेदन। अगर कराना भी हो तो चरक ने लिखा है कि पहले क्या करना है, कुछ शीतल द्रव्यों से इनको आच्छादित कर देना है। जैसे मोती है, ठीक है, उत्पल कमल है, कमल को शीतल समझा जाता है, तो वो रख देना है, उसके पत्ते रख देने हैं। इस तरह की बात कही है। दूसरी बात है कि पैत्तिक व्याधियों में स्वेदन अगर कराना ही है तो स्वेदन का एक टाइप होता है बेटा, द्रव स्वेद कराते हैं, ठीक है। अवगाह परिषेक, दो टाइप है उसके। अवगाह मतलब पानी के अंदर बैठा देना किसी को, जो आप सिट्स बात कह देते हो जैसे, है ना, कि हेमरोइड्स के पेशेंट आ जाते हैं पाइल्स वगैरह के, तो उनको बता देते हैं हम लोग सिट्स बात, ठीक है। दूसरा एक होता है परिषेक करना। तो परिषेक जैसे अक्सर सुना होगा घर में, कभी कहीं स्वेलिंग आ जाती है हाथ वगैरह पे, घर वाले कहते हैं नमक का पानी जो है वो ढाल लो, मतलब गिरा दो इसके गिरा ऊपर से तो आराम लगेगा तुमको। तो वो होता है परिषेक, जहाँ जल या कोई द्रव्य ऊपर से गिराया जाए। तो वो द्रव स्वेद जनरली कहाँ कराते हैं, जहां आपको लगे कि पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये बात क्लियर कर लेना, स्वेदन वात कफज विकारों में जनरली कराते हैं, ठीक है। पैत्तिक में या तो नहीं कराते या सावधानियों के साथ, या द्रव स्वेद कराते हैं। अगली बात आती है कि देखो जहां मेद है वहां तो कराते हैं स्वेदन, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां ना वसा होती है, वसा अधिक मात्रा में एकत्रित हो, तो वहां जनरली स्वेदन मना होता है, तो ये भी याद रखोगे। तो यही कारण भी है कि स्तन रोगों के अंदर जनरली ज्यादातर आचार्यों ने स्वेदन को मना किया है, ठीक है, क्योंकि फैटी टिश्यू होता है। तो स्तन रोगों में भी स्वेदन मना है। अब आगे देख लो क्या बातें लिखी हुई हैं, देखते हैं। चरक के अनुसार ही आपको पूछा गया है तो वो फोकस करोगे। तो स्वेदन वात कफज विकारों में कराना है। आचार्य चरक ने स्वेदन के त्रिविध द्वंद्व बताए हैं। चैप्टर नंबर 14 है चरक संहिता का, चैप्टर 13 और 14 मुझे याद दिलाना जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। तो ये आपको मुझे पढ़ाने हैं पूरे, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, बाकी सब जरूरी नहीं है आपके लिए, वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये दो चैप्टर आप पढ़ोगे, जरूरी है आपके लिए। 15वें में भी थोड़ा बहुत पार्ट जरूरी है, तो रह जाए तो मुझे याद से बाद में याद दिलाना, मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको फिर से एक बार। तो खैर, चरक ने त्रिविध द्वंद्व दिए स्वेदन के, एकांग सर्वांग स्निग्धरूक्ष और साग्नि निराग्नि। एकांग सर्वांग यानी सिर्फ किसी एक अंग पे स्वेदन करा रहे हो, दूसरा पूरी बॉडी का स्वेदन करा रहे हो। इसी तरह एक स्निग्ध स्वेद है, एक रूक्ष स्वेद है, एक अग्नि के साथ है, एक बिना अग्नि के है, साग्नि और निराग्नि। तो ये स्वेदन के त्रिविध द्वंद्व कहलाते हैं, इन्हीं को षड स्वेद भी कहा जाता है। और सवाल ऐसा पूछ चुका है किस आचार्य ने स्वेदन के त्रिविध द्वंद्व दिए, तो आचार्य चरक ने दिए। इनके साग्नि श्वेत की संख्या 13 है और निराग्नि श्वेत की संख्या 10 है। निराग्नि श्वेत क्या होता है कि मान लो अगर गर्मियों के दिनों में कोई आपको गर्म मान लो कि ब्लैंकेट के अंदर कोई बैठा दे, तो स्वेटिंग होने लगेगी ना, या फैन बंद कर ले तो भी स्वेटिंग होने लगेगी। तो यहाँ अग्नि का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी स्वेटिंग हो रही है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे अग्नि का इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी लाभ वही मिलता है जो स्वेदन कराने से मिलता है, तो वो आ जाते हैं निराग्नि श्वेत के अंदर। फिलहाल नंबर याद रखोगे। तो साग्नि श्वेत 13 और निराग्नि श्वेत 10 है। ये आपके काम का नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया कि द्रव स्वेद कहाँ कराते हैं, जहाँ पित्त साथ में लगा हुआ हो, वहां पे, है ना। आगे चलो, ये कुछ नहीं देखना आपको, आपके सिलेबस में नहीं है। काश्यप की बातें आपसे पूछी गई हैं, कई सारी चीजों पे बात है ना, पीडीएस रिलेटेड भी। तो ये पॉइंट चाहो तो इनका याद कर सकते हो कि आचार्य काश्यप ने कहा है बच्चों को 4 मास तक अगर शूल हो तो शूल को दूर करने के लिए हस्त स्वेद का प्रयोग करना चाहिए, है ना, कि हाथों को गर्म करके टच करना। जैसे आंखों में जैसे कभी चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, हम करते हैं ना, कोई हैंकी लिया, फूक मारी, आंखों पे रखा गर्म करके उसको, है ना। योगा में देखा होगा सूक्ष्म क्रियाओं में, और बल्कि योगा खत्म करते हैं सेशन अक्सर लोग, तो वो हाथों को रब करना फिर आंखों पर लगाना, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो थकान है वो दूर हो जाए कहीं ना कहीं। खैर, तो हस्त स्वेद 4 मास तक के बालकों में, और पट स्वेद 6 वर्ष के बाद शोधन काल में शूल होने पर। स्पेशली याद रखना, पट स्वेद इसका प्रयोग कब करना है, 6 वर्ष के बाद, ये स्पेशली याद रखोगे। शोधन काल में शूल अगर होता है बच्चों को, तब देना है। चक्रपाणी चरक के साथ ही याद रखोगे। तो चक्रपाणी ने उपनास वेद एक टाइप होता है, उसके 2 प्रकार बताए, कि वो साग्नि भी है और निराग्नि भी है। चक्रपाणी उपनास वेद को कहा ये साग्नि में भी आता है और निराग्नि में भी आता है, तो याद रखना। जबकि चरक ने इसको निराग्नि माना है, चरक निराग्नि में रखते हैं।
आगे चलो, ये पॉइंट भी याद रखोगे। पिंड स्वेद के आसन 7 हैं, ठीक है। तो पत्र पिंड स्वेद एक हम कराते हैं या षष्टिशाली पिंड स्वेद कराते हैं, ठीक है। तो उसके एक 7 आसन है, डिफरेंट 7 पोजीशन है जिनमें स्वेदन कराया जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं आचार्य चरक, स्वेदन का अतियोग हो जाने पर, किसी को मान लो ज्यादा स्वेदन करा दिया आपने, ठीक है, तो क्या चिकित्सा करोगे? तो ग्रीष्म ऋतुचर्या का पालन कराएंगे उसको। गर्मियों के दिनों में जैसे उसको रहना चाहिए, तो वो लाइफ स्टाइल कहेंगे फॉलो करो। मधुर, स्निग्ध, शीतल, इस तरह का आहार विहार लेने को कहेंगे। चरक सूत्र 22 में स्तंभन योग्य पुरुषों में अति स्वेदित का भी उल्लेख किया। मतलब ऐसे लोग जिनका स्वेदन ज्यादा हो जाए, तो कह रहे हैं उनमें स्तंभन चिकित्सा करनी चाहिए। रीजन आप जानते ही होगे कि स्तंभन द्रव्य शीतल होते हैं, उनमें वायु महाभूत की प्रधानता होती है, ठीक है। इस वजह से कह रहे हैं। तो स्तंभन योग्य पुरुषों में भी रखा अति स्वेदन को, जिसका स्वेदन ज्यादा हो गया है। ये देखोगे एक पॉइंट कि काश्यप ने अति स्वेदन की चिकित्सा में कहा कि विसर्प के समान चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट, वृषण, हृदय और दृष्टि, ध्यान से देख लेना। इन पर स्वेदन का निषेध है, नहीं कराते, जो मैं आपसे बात कर रहा था। वृषण भी एक शब्द है, ये भी याद रखोगे, वृषण। और ये ध्यान रखना बेटा, वृषण में मना है, लेकिन वंक्षण, इंग्वाइनल रीजन, ठीक है, तो वहां पर मध्यम स्वेद कराते हैं। कल हमने एक सिल्वर मेडल जीता है ना? किसने जीता है सिल्वर मेडल? किस गेम में मिला? नीरज चोपड़ा ने। चोपड़ा जेवलिन। नीरज। ठीक है। जेवलिन थ्रो। हाँ, तो उसमें एक बात आ रही कि गोल्ड मेडल क्यों नहीं मिला, कि उसको थ्रो करने में समस्या आ रही थी। क्यों समस्या आ रही थी? कि ग्रोइन इंजरी थी, है ना, तो वही वंक्षण प्रदेश में। तो स्वेदन हमारे यहाँ इसीलिए बताया गया है कि कोई इंजरी हो, स्टिफनेस हो रही हो, उस तरह की कंडीशन में, लेकिन तुरंत में नहीं कराते स्वेदन, है ना। शुरुआत में अगर करना हो, कहीं फ्रेश इंजरी हो, तो वहां स्वेदन नहीं कराते, ये भी पता होना चाहिए। तो वहां पे आइस का यूज कराते हैं जनरली, ठीक है, बर्फ से सिकाई जो कह देते हैं, और कुछ समय के बाद फिर जो स्टिफनेस वगैरह रह जाती है उसके लिए उष्ण चिकित्साएं होती हैं। तो खैर, वंक्षण में मध्यम स्वेद की बात आई है। आगे चलिए, काश्यप ने वंक्षण संधि और शेफ में मध्यम स्वेद की बात की है। कोई खास बात नहीं, आगे चलोगे, ये देखोगे। वातज विकारों में स्निग्ध स्वेद कराते हैं, समझ आ रहा होगा, वात है तो स्निग्ध स्वेद। कफज विकारों के अंदर रूक्ष स्वेद कराएंगे, और वात कफज विकारों के अंदर स्निग्ध और रूक्ष मिला हुआ रूप वो यूज कराते हैं। आमाशय में वायु के कुपित होने पर, आमाशय में वायु के कुपित होने पर, आमाशय कफ का स्थान है। जिनको नहीं पता फिर समझ लो, एक और कॉन्सेप्ट है ये, कि जब किसी स्थान में कोई दोष चला जाए दूसरा, तो वहां ये लॉजिक होता है कि पहले स्थानगत दोष की चिकित्सा करते हैं हम। कि मान लो कफ के स्थान में कोई दोष आ जाए, वायु आ जाए, तो आप पहले कफ की चिकित्सा करोगे, ठीक है ना। तो पहले स्थानगत दोष की चिकित्सा करते हैं, इस शब्द को बिल्कुल माइंड में बैठा लेना। स्थानगत दोष की चिकित्सा पहले, उसके बाद, मतलब पहले घर वाले खाना खाएंगे, मेहमान को बाद में पूछना है, कुल मिला के बात ये है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आमाशय में वायु कुपित हो गई, तो आमाशय कफ का स्थान है, तो कह रहे हैं पहले रूक्ष स्वेद कराओ, उसके बाद स्निग्ध स्वेद कराओ। पक्वाशय में कफ कुपित हो गया, तो पक्वाशय वायु का स्थान है, इसलिए पहले स्निग्ध स्वेदन कराओ, उसके बाद कफ के लिए रूक्ष स्वेदन कराओ। तो याद रखोगे। पीछे जब पढ़ रहे थे 14 चैप्टर, तो वहां शायद गलत कुछ लिखा हुआ था, इसको हमने करेक्शन भी किया था, यहाँ सही लिखा है। नेक्स्ट आ जाओगे अगले पेज पे, फिर कुछ नहीं है आपके लिए काम का। जिन लोग को टाइम वाला कुछ भी आइडिया नहीं हो, जब शब्द आते हो तो उनको लगता है अरे क्या बात चल रही है, तो वो ये देख सकते हैं, ये टेबल जो बनी हुई है ना, मैं याद नहीं करा रहा इसको, पूछा नहीं जाता आपसे कुछ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बात चल रही है। कि जब मैं कहूँ, मान लो कि 1 मास, तो मतलब 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष 15 दिन का होता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें ही आपको पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। एक दिन या एक रात के अंदर कह रहे हैं 4 प्रहर हैं, तो वो बेसिक सी बातें हैं, देख लेना एक बार। 5 वर्ष का एक योग है। नेक्स्ट देखोगे, ये सुश्रुत के अनुसार है, इसको भी देख लेना आप, है ना, बाहर का थोड़ा सा आइडिया आइडिया लग जाएगा आपको। आपको देखिए श्लोक याद कराया था मैंने, वो श्लोक सुनता हूँ आज, मैं बहुत दिन हो गए, देखना किसको याद है। 1 मिनट। शिव जी। यस सर।
एक श्लोक बताया होगा जिसमें कि प्रत्येक अगली वाली जो यूनिट है वो पहले वाले से 4 गुना है ज्यादा। शारंगधर का श्लोक है वो। ध्यान आता है? पहला बोल रहा हूं मैं, श्लोक की स्टार्टिंग कर रहा हूं, चलो। माश टंक। नहीं याद है? और कोई पूरा करना चाहेगा श्लोक को? मासम तक मास्तंग मास अक्षराद पुरः अक्षरादि आगतम रासुर्गोणी खारी। चलो, मिक्सअप सा हो गया, लेकिन कई लोगों ने बताया, मैं देख रहा हूँ। तो माश टंक अक्ष बिलवानी कुड़व प्रस्थ आडकम राशि गुणी खारी यथा उत्तर चतुर्गुणम, ऐसा करके श्लोक देखा था। तो मेन तो वही है, वहीं की यूनिट्स होती हैं जो काम में आती हैं। ये वाली जो है, मेनली बीच वाला जो पोर्शन है, इतना, इतने को जरूर ध्यान से देख लेना। बाकी तो ठीक है, कभी एग्जाम में आ जाए अलग बात हो गई, वरना पूछा नहीं जाता। ये देख लेना कि 19 निष्पाव का एक धरण होता है। ठीक है, इतना जरूर देख लेना, आगे चलोगे। ये सबकी छोटी इकाइयां आपसे पूछनी गई हैं तो मैं बात नहीं कर रहा। ये दोबारा वही विकल्प वगैरह की बात आ गई, दोषों के धातु, इसकी बात नहीं करेंगे, ये देखोगे। ये बेटा एक जरूरी पॉइंट है। शारंगधर का है, लेकिन एक ही पॉइंट बस बता रहा हूँ, इसकी और बात नहीं करूंगा शारंगधर की मैं। क्या कह रहे हैं कि वमन जो आपको कराना है, तो उसमें जो द्रव्य तैयार करते हो व्यक्ति के लिए, वो देखने में कैसे होने चाहिए? विभत्स होने चाहिए। विभत्स यानी गंदे बिल्कुल। ठीक है। विपरीतम विरेचनम, इसके विपरीत विरेचन के लिए। ठीक, अभी कल की ये घटना है वो। एक स्त्री ने जो है, उसका हस्बैंड था वो शराबी था, आप लोगों ने पढ़ी हो नहीं उसने उसको मार दिया। तो वो रात में इत्तेफाक से किसी ने मुझे शेयर कर दी, मैं सोने जा रहा था तब मैंने वीडियो देख ली। तो उसने, वाइफ ने हस्बैंड को मार के अपने, तो उसका ब्रेन जो है बिल्कुल बाहर निकाल रही है हाथ से। तो कल की घटना है। फिर जो पुलिस वाला वहां पहुंचा था, उसकी हिम्मत नहीं उसको हटाने की, वो देख के डर रहा था उसको भी क्या हुआ है ना। उसे देखने के बाद मुझे वॉमिटिंग होने लगी थी। तो वो इतनी बुरी चीज थी। तो वमन द्रव्य ऐसे ही तैयार किए जाते हैं कि समझ लो उसको पीना भी ना पड़े। वो जब बन रहा हो ना, आपसे कहा जाए आपको ये पीना है, तो सोच के वोमिट हो जाए। ठीक है, तो वमन द्रव्य विभत्स बनाए जाते हैं। खासियत है क्यों? इनको हम डाइजेस्ट नहीं होने देना चाहते, हमें निकालने हैं तुरंत ये बाहर। ठीक। और विरेचन द्रव्य जो होते हैं, वो बनाए जाते हैं मधुर अक्सर, ऐसे सुपाच्य टेस्टी बढ़िया से। ठीक, तो याद रखोगे, ये शारंगधर की बात है, इतना बस याद रख लो। आगे, चरक के लिखे हैं कि वमन में कितने दोष बाहर निकलते हैं, विरेचन में कितने निकलते हैं। तो ये पूरा पोर्शन एक साथ पढ़ेंगे कल हम। इसको मैं रोकता हूँ, आपसे सवाल जवाब करता हूँ कुछ पहले। ठीक है, सवाल करता है, पढ़ाई तो हो ही जाएगी, कुछ नहीं है पढ़ाई के अंदर। नेक्स्ट सवाल का जवाब देंगे। अब मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। चलो, आशु, हाँ जी आशु सर। बेटा, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या स्टेप्स लिए गए आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए? जो कुछ बातें ध्यान आती हो, मेजर मेजर, और जो जिसको गलतियां मिले वो गलतियां बता देना। कुछ 2 4 5 पॉइंट। सर हम्म। ये अभी मैंने पढ़ा नहीं है, ये स्किप हो रखा है मेरा। नहीं हुआ। कोई अपने मन से बताना चाहेगा इस सवाल का जवाब? कोई भी बताना चाहेगा जिसका मन हो कि हाँ चलो मुझे आता है सर, मैं बता रहा हूँ। वो कैमरा ऑन करके जवाब देना, ये भी शर्त है। देवांगी शायद देना चाह रही हैं जवाब। ठीक है, देवांगी बताओ। हाँ जी सर, CCRS ये सब इसमें आएगा कि ICMR और CCRM की स्थापना करी। फिर अलग अलग जो योजना है, आयुष्मान भारत, फिर ये ऐप वगैरह जो निकाली है, ये सब इसमें आएगा जहां तक मैं समझ पा रही हूँ प्रश्न को। और ये हेल्थ फॉर ऑल जो सूत्र दिया है, ये मुझे ये लगता है। ठीक है, नहीं देवांगी आपका जवाब ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा ये वो जवाब नहीं जो मैं सुनना चाहता हूँ या जो एग्जामिनर सुनना चाहता है। ठीक, आपने 2 4 5 पॉइंट बोले, बाकी लोग भी बोल सकते थे, लेकिन कोई बोला नहीं, गलत बात है। इतना भी बोलते कम से कम ये पता चलता क्वेश्चन तो समझने लगे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट है जिस तरह आपके यहाँ लिखा हुआ है। आपको कैसे तो बताना बहुत है? सारे नेशनल प्रोग्राम शुरू हुए थे, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का है, और 19
82 के आसपास बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। नहीं नहीं नहीं, हम मेनली आयुष के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, तो उसमें सर वो वाले नहीं लगाओगे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वो हुई, पहले वेलफेयर वाला पॉइंट आएगा इसमें। ठीक है, चलो माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। मैंने आपको पीडीएफ दी है, तुक्के मत लगाओ। मैंने पढ़ाया भी है वो लेक्चर, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, सही बात है, लेकिन मैंने पीडीएफ भी दी है बेटा, जाके उसको देख लो। वो शुरुआत वहां से मेनली करोगे कि जब से स्थापना, जो हमारे मेन डिपार्टमेंट है कि सीसीआईएम की स्थापना कब हुई थी, मान लो एक्ट कब आया था, फिर उसके बाद आयुष मिनिस्ट्री कब अलग हो गई थी। ठीक है, अभी एसडब्ल्यूसी वाला कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, वो उसमें आ जाएंगे। ठीक है, और आपको बहुत सारे पोर्टल बताए हैं ऑनलाइन, क्या क्या पोर्टल चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, पढ़ोगे तो मैंने पूरा लेक्चर लिया है वो आपका। ठीक है, तो आंसर कैसे देना है, ईयर के साथ चीजें बतानी है आपको, किस ईयर में क्या चीज हुई थी। एनसीआईएसएम बना है जैसे 2020 में, अब नेक्स्ट एग्जाम होगा तो वो सब उसी के अंदर अंतर्गत तो है कि क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। तो आप नेक्स्ट है, एनटेट है, वो सब कुछ बोल सकते हो, या ये पीजीटी हो रहा है वो भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, कि क्वालिटी डॉक्टर्स आए हैं, बहुत सारी चीजें हैं उस, जाके देखो उस पीडीएफ को। लेक्चर का टाइम आज का खत्म हो रहा है, वरना पूरा डिस्कस करता है इसको, अगली बार करेंगे, चलो डिस्कस सारे पॉइंट्स, मैं एक बार रिवाइज सा करा